आपकी जो किताब का जो टाइटल है एक अनोखी दास्तां, थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए। कुछ ये कहानी ऐसी है कि इसमें एक इंसान को जब दोबारा प्यार होता है तो आमतौर पे हमारे समाज में वो चीज़ अनएक्सपेक्टेबल होती है। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्या जो ये आपकी कहानी है, जो लव स्टोरी है या फिर उसके अंदर काफ़ी हैवी थीम्स ऑफ फिलोसफी भी है, तो क्या ये रियल लाइफ पे बेस्ड है या फिर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है? देखिए, कुछ इंस्पिरेशंस जो होते हैं हम अपने आसपास से उठाते हैं। देखिए, एक समाज के तौर पे आज हमने बहुत तरक्की की है। पिछले 100 सालों में हम काफ़ी आगे आए हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि समाज के सारे तत्वों ने एक साथ तरक्की नहीं की है। कुछ जो गाँव में रह गए हैं या जो टायर टू टायर के सिटीज़ में रहते हैं, उनकी सोच हमसे थोड़ी सी पिछड़ी है। हमारा समाज ऐसा है कि हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और अकेले एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो ज़रूर हमें पीछे खींचता है। अगर हो सकता है कि हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं और एक डिसेंट लाइफ हमारी चल रही हो, लेकिन अगर हम एक ऐसी लाइफ देखते हैं जो हमसे थोड़ी सी डिफरेंट हो सकता है वो अच्छी भी हो या ना ही अच्छी हो, हमसे थोड़ी सी भी डिफरेंट, तो कई बार हमें लगता है कि हमारे पास कोई दुख तो नहीं है, लेकिन हमें फील होता है कि हम दुखी हैं। और यही कारण होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम परेशान रहते हैं, जबकि परेशानी असली में होती नहीं है कि बताते हैं कि अच्छा ये कर लो लाइफ बन जाएगी, ये कर लो तो लाइफ बन जाएगी, और आपके खुद के घर वालों के अलावा तमाम रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं जो आपको ऐसे ही अनसोलिसिटेड एडवाइस देते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम वो सपने पा भी लेते हैं, लेकिन हमें उतनी खुशी होती नहीं है क्योंकि वो सपने वाकई में अपने होते नहीं हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ BFC पब्लिकेशंस पॉडकास्ट। यहाँ हम मिलते हैं ऑथर्स से और जानते हैं उनकी खुद की कहानी के बारे में और उनकी किताबों के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लव, रिलेशनशिप्स, सेल्फ डिस्कवरी, ये सभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स थीम्स है और कई बार हम इन्हें सही से समझ नहीं पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ऐसे ही कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक साथ जोड़ा है हमारे आज के ऑथर रजत गुप्ता जी ने अपनी किताब एक अनोखी दास्तां में। तो आइए जानते हैं थोड़ा उनकी किताब के बारे में और उनकी खुद की जर्नी के बारे में। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। तो रजत जी, पहले हमसे शुरुआत हम इसी बात से करते हैं कि आपने काफ़ी कम एज से लिखना शुरू किया है। 22 साल की उम्र से शायद आपने लिखना शुरू कर दिया था, और दैट्स अ वेरी यंग एज। लोगों को यूजुअली समझ में नहीं आता कि अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, उस समय फिगर आउट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को। तो उस एज में आपने इतनी कॉम्प्लेक्स थीम्स पे लिखा, क्या रीज़न रहा और क्या कोई इंस्पिरेशन रही है आपके लिखने की जर्नी के पीछे? देखिए, मैंने जो लिखने की शुरुआत की अपनी, वो पूरी तरीके से एक एक्सीडेंटल था। कॉलेज के टाइम में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे कल्चरल सोसाइटीज़ होती हैं, तो उसमें एक टाल ग्रुप था, तो जिसमें एज ए स्क्रिप्ट राइटर मैंने सोचा कि मुझे आवेदन देना चाहिए। तो इंटरव्यू के दौरान जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि एक स्टोरी मुझे पहले से लिख के लेके आनी थी। मेरी कुछ प्रिपरेशन थी नहीं, तो उस टाइम पे मैंने सोचा, मेरे पास आधे घंटे का कुछ तकरीबन समय था, तो मैं सोचा कि यहाँ पे ही कुछ लिखने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने जब लिखना स्टार्ट किया, वहाँ पे एक पेपर लेके मैंने लिखना स्टार्ट किया। आधे घंटे बाद जब मेरा नंबर आया तो मेरे पास एक 3-4 पेज की रेडी स्टोरी थी। मैंने जब वहाँ पे अपने सीनियर्स को सुनाया तो सबको काफ़ी पसंद आया, और जब मैं वापस हॉस्टल में गया, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने उस कहानी को पढ़ा तो सबको अच्छा लगा। सबको लगा कि मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए कुछ लिखना। तो उसके बाद भी मैं थोड़े छोटे छोटे स्टोरीज़ लिखता था और किंडल पे पब्लिश करता था। और जब मैं वापस कॉलेज से जब मैं घर आया, उसके बाद जब मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, उसके बाद मेरे पास काफ़ी समय बचता था, तो मैंने सोचा कि कुछ समय का यूटिलाइजेशन कुछ लिखने के लिए किया जाए। तो मैंने पहली बार एक पूरी नॉवेल, पूरी एक बुक लिखने का फैसला किया। जर्नी लंबी थी, लेकिन मैंने किसी तरीके से इसे कंप्लीट किया। ओके, सो आपकी जो किताब का जो टाइटल है एक अनोखी दास्तां, थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए। देखिए, कहानी मैंने ऐसा कुछ सोच के स्टार्टिंग से नहीं लिखा था कि मुझे एक ऐसा प्लॉट लिखना है और ऐसी एक कहानी लिखनी है जिसमें लास्ट में ऐसा कुछ होगा। मैंने लिखना शुरू किया था, एक लव स्टोरी बेसिकली मैंने लिखनी स्टार्ट की थी, और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई मैंने सोच के ही आगे इसमें और भी तब्दीलियाँ की, और मैंने इसे एक अच्छी देने की कोशिश की है। जब स्टोरी कंप्लीट हुई तब टाइटल के बारे में मैंने थोड़ा सोचा, और कुछ ये कहानी ऐसी है कि इसमें एक इंसान को जब दोबारा प्यार होता है तो आमतौर पे हमारे समाज में वो चीज़ अनएक्सपेक्टेबल होती है। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसलिए मैंने इस कहानी का टाइटल एक अनोखी दास्तां इस तरीके से। क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते तो इट्स अ यूनिक फिनोमेना, अनोखी चीज़ है ये।
तो आपकी जो कहानी है वो आपने नैनीताल में बेस की है एंड काफ़ी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन भी है नैनीताल का। और आई थिंक एज अ रीडर एक पॉइंट पे आपको ये भी लगता है कि आप हैं नैनीताल में प्रेजेंट हैं, आप उन मार्केट्स में घूम रहे हैं, उन सड़कों को देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं। सो नैनीताल ही क्यों? देखिए, नैनीताल मेरी बहुत पसंदीदा जगह है। मैं कई बार वहाँ पे जा चुका हूँ। और एक राइटर जब स्टार्टिंग में लिखता है कुछ, तो वो उसी चीज़ों के बारे में अच्छे से लिख सकता है जो उसने पर्सनली एक्सपीरियंस की हो। तो स्टोरी में एक मुझे ट्रैवल डेस्टिनेशन का दृश्य देना था, तो नैनीताल मुझे लगा कि सही जगह होगी, क्योंकि मैं उसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग कर सकता हूँ। और काफ़ी रीडर्स हैं वो भी नैनीताल अक्सर लोग जाते हैं, तो लोग अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। आजकल तो काफ़ी जाना होता है लोगों का। कुछ लोग जाते हैं कैची धाम की वजह से। नैनीताल बहुत लोग का, मैं भी पहली बार गया था तो उसी रीज़न की वजह से गया था। हाँ, और जब मैं जिस टाइम पे गया हुआ था 2016-17 की बात है, उस टाइम पे वहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी। लेकिन आज तो, जब मैं अभी हाल ही में गया था तो काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे। हाँ, अभी कुछ महीने पहले मैं गई थी तो हम लोग भीमताल से नैनीताल जा रहे थे। हाँ। और नैनीताल से 8 किलोमीटर गाड़ियाँ रोक दी गई थी क्योंकि इतनी भीड़ थी वहाँ पे कि अंदर नहीं जाने दे रहे थे। एक टाइम था जब वहाँ पे आप आराम से अंदर बैठ सकती हैं। और मैंने खुद वहाँ पे जहाँ पे उनका तखत लगा हुआ है, वहाँ पे बैठ के 3-4 घंटे मैंने उनकी किताबें पढ़ी हुई हैं। तो उस टाइम पे बहुत कम, आजकल तो बहुत भीड़ होती है। अच्छा, आपने अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी थी। आप बीटेक कर रहे थे एंड यू लेफ्ट इट आई थिंक सेकेंड ईयर के बाद में। क्या रीज़न था उसके पीछे? देखिए, ये सच है, मैंने अपनी बीटेक की जर्नी सेकेंड ईयर में ड्रॉप कर दी थी। जब आप ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा फ़ैसला लेते हैं तो कई बार उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि जब मैंने बीटेक स्टार्ट किया, बीटेक में आने से पहले मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस थे बीटेक को लेके कि हम वहाँ पे जाएंगे तो कुछ स्कूल से हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। जॉब का तो मेरा बेसिकली स्टार्टिंग से ही कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, क्योंकि मेरा एक फैमिली बिजनेस था, एक अच्छा फैमिली बिजनेस था। तो शुरुआत से चीज़ें मेरी फैमिली में ऐसे ही थे कि ग्रेजुएशन करके आपको घर पे ही आना है। वहाँ पे मैं गया तो मुझे वो कुछ सीखने से ज़्यादा वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता था, तो इसलिए मैंने सोचा, प्लस घर में कुछ सिचुएशंस ऐसी बन रही थी तो इसलिए मैंने बीटेक का। सो आपकी जो कहानी है, वापस अगर हम आपकी किताब पे हैं, कि एक अनोखी दास्तान, आपने ये नैनीताल में बेस किया। आपने बताया कि आपको नैनीताल एज अ प्लेस बहुत पसंद है और आप कई घंटों वहाँ जाते थे, बैठते थे एंड आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं। बट क्या जो ये आपकी कहानी है, जो लव स्टोरी है, या फिर उसके अंदर काफ़ी हैवी थीम्स ऑफ फिलोसफी भी हैं, तो क्या ये रियल लाइफ पे बेस्ड है या फिर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है? देखिए, ये जो कहानी है, ये किताब जितने लोगों ने भी पढ़ी है, खासकर मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, तो जब कहानी पढ़ के, जैसे कि मेरा फ्रेंड्स जाते थे कि मैं अक्सर नैनीताल वगैरह जाता रहता हूँ, तो कई बार उनको पढ़ने के बाद ये लगा कि क्या पता कोई एक रियल स्टोरी है जो इसने किताब के तौर पे लिखा है। तो मैं उन्हें भी यही बताता हूँ, और ये सच है कि ये कहानी 100% फिक्शन है। इस कहानी के सारे किरदार और सारी सब मेरे दिमाग की, और मैं लिखते लिखते ही लिखा हूँ। मेरी कोई ऐसा एक प्लॉट नहीं था कि मुझे इस तरीके की कहानी लिखनी है। एक दिमाग में छोटा सा आइडिया था कि एक बार जो एक स्टोरी ऐसी लिखनी है जिसमें एक इंसान को दोबारा प्यार होता है, तो बस उसके बेसिस पे मैंने ये कहानी आगे लिखी। सो ये जो आपके किताब में जो कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं कैरेक्टर्स को चुनने का क्या रीज़न, या ऐसे ही कैरेक्टर्स बनाने के पीछे क्या कोई रीज़न है? देखिए, कुछ इंस्पिरेशंस जो होते हैं हम अपने आसपास से उठाते हैं। तो जो एक रिया का कैरेक्टर है, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, हाँ, उसका कैरेक्टर जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, जो आज मेरी धर्मपत्नी है, तो कुछ थोड़ा सा उनसे लिया है मैंने। और बाकी कैरेक्टर्स जो हैं, शिवा का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझसे इंस्पायर्ड है कि मैं हमेशा से चीज़ें चाहे जितनी भी अपोजिट चली जाती हैं, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि बाकी मतलब उसे अच्छे से आगे डिलीवर कर पाऊँ और ज़िंदगी में आगे अच्छे से बढ़ पाऊँ। और स्टोरी में इसके पहले मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं और काफ़ी नॉवेल्स पढ़ी थी, तो उस सब का कलेक्टिव एक दिमाग में एक व्यू आया, तो मैंने उस हिसाब से कहानी लिखी। और पढ़ने से एक आइडिया भी लगता है ना कि स्टोरी बिल्डिंग कैसे करें। वही पढ़ने के बाद मैंने कुछ पेजेस लिखे, उसके बाद फिर मैंने उसको आगे कंटिन्यू किया। फिर मैंने उस पेजेस को पढ़ के फिर उसके आगे स्टोरी कैसी होनी चाहिए, मैंने पूरा प्लॉट ऐसे डिजाइन किया। बैक एंड फोर्थ जाना काफ़ी होगा कि कुछ चीज़ें चेंज की होंगी, कुछ चीज़ें दोबारा काफ़ी बार मैंने कुछ चीज़ों को काटा, फिर कुछ चीज़ों को जोड़ा, और ऐसे ही कहानी बनी। सो सिंस आपने अपने प्रोटैगनिस्ट का नाम लिया रिया, तो जो रिया का कैरेक्टर है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, बट शी इज़ एम्बिशियस। वो अकेले नैनीताल चली जाती है। जो अगर हम आज के मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो
कुछ ही फैमिलीज़ हैं जो ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगी कि उनकी घर की बेटी, मिडिल क्लास फैमिली है, उनके घर की बेटी अकेले किसी दूसरे शहर में जा रही है, अनजान लोगों के साथ में रहेगी, अनजान लोग मिलेंगे वहाँ पे, एंड किसी और चीज़ को ना लेके, बट एक डर रहता है पेरेंट्स के दिमाग में, फैमिलीज़ के दिमाग में कि लड़की है, बाहर जा रही है, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे। तो ऐसे एक सोसाइटी में रह कर भी ऐसा एक कैरेक्टर लिखना जो इस जो एक नॉर्म है, इसको ब्रेक करके वो अकेले जाके अपने सपने पूरे करने के लिए बाहर गए, ये कैसे हुआ? देखिए, मैंने जो रिया का कैरेक्टर जो इसमें लिखा हुआ है, देखिए एक समाज के तौर पे आज हमने बहुत तरक्की की है। पिछले 100 सालों में हम काफ़ी आगे आए हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि समाज के सारे तत्वों ने एक साथ तरक्की नहीं की है। कुछ जो गाँव में रह गए हैं या जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में रहते हैं, उनकी सोच हमसे थोड़ी सी पिछली है। बिल्कुल। और लेकिन आज हम जिस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू, तो आज एक छोटे से गांव का छोटा सा लड़का भी उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है जितना एक बड़े शहर का लड़का कर सकता है। तो ये गैप मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय है कि लोग इस चीज़ों को नॉर्मली लेने लगेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा था कि लोगों को ये चीज़ आगे चल के नॉर्मल लगे। सो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है यहाँ पे कि जो आपके कैरेक्टर है रिया, और एक बॉलीवुड मूवी भी है कंगना रनौत की क्वीन, तो दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी सिमिलर हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये यहाँ से लिया गया है, कुछ भी है, बट दोनों की एक अपनी अलग जर्नी है। वो जैसे रिया के केस में था कि वो आई थिंक सेल्फ डिस्कवरी के लिए जाती है, वो खुद को ढूंढने के लिए जाती हैं। और ये जो कैरेक्टर थी, जो क्वीन में कंगना रनौत का कैरेक्टर था, ये जो कैरेक्टर है ये एक हार्ट ब्रेक के बाद में जाती है कि अब अकेले ही एक्सप्लोर करना चाहती है, बिकॉज अभी तक एक बहुत ककून में रहती थी। तो व्हाट मेक्स योर कैरेक्टर स्टैंड आउट फ्रॉम एनी अदर कैरेक्टर जो इन्हीं बेसिस पे लिखा गया हो? देखिए, मैं आमतौर पे मूवीज़ काफ़ी कम देखता हूँ, तो मैंने क्वीन भी देखी नहीं है। तो हाँ, देखिए, रिया का कैरेक्टर जो मैंने उठाया है, मैंने आपको बताया कि मेरी धर्मपत्नी से थोड़ा सा वो मैच करता है। बाकी ये पूरा रॉ कैरेक्टर है, मैंने और कहीं से किसी भी मूवी से या कहीं से भी इंस्पिरेशन नहीं ली है। और रिया का कैरेक्टर जो है, आप अगर देखेंगे कि आज के समय में रिया जैसी काफ़ी लड़कियां आपको आम समय में मिलेंगी जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो ब्रेक करती हैं। आप अपने ही सोसाइटीज़ में देखेंगे, आप जहाँ रहती हैं, आपको वहाँ पे काफ़ी लोग, आजकल आपको 1-2 एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि जहाँ पे लड़कियाँ ऐसी कर रही हैं। और काफ़ी लोग, ऐसी लड़कियाँ समाज के लिए और अपने फैमिलीज़ के लिए रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा एक एग्जांपल सेट करती हैं और काफ़ी लड़कियों के लिए आगे रास्ता खोलती हैं। तो मेरा कैरेक्टर कुछ इस तरीके से मैंने उसको नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट रिया एक इंस्पिरेशन की तरह प्रूव करती है, बिकॉज कई बार जैसे आपने भी मेंशन भी किया कि कई फैमिलीज ऐसी, कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके खुद के सपने हैं कि बाहर जाके काम करें, पढ़ाई करें, लेकिन जैसे कि आपने पहले ये भी मेंशन किया था कि कई फैमिलीज ऐसी भी हैं जो अभी इतनी खुले विचार की नहीं है। तो ऐसे केसेस में लड़कियों को कई बार अपने जो सपने हैं उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो वहाँ पे रिया आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल। और अगर रिया जैसा एक लाइव एग्जांपल अगर किसी ऐसी फैमिलीज़ के निगाह में आता है, तो वो खुद इन चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं और फिर अपनी लड़की को भी मौका देते हैं। इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि जो रिया का जो कैरेक्टर है वो एक नए जगह पे अगर जा रही है तो वहाँ पे नए लोग भी मिलते हैं, पर जब वो शिवा से मिलती है तो थोड़ा उसके अंदर एक हेजिटेशन भी रहता है कि कैसे वो एक नए इंसान पे एकदम से ट्रस्ट कर ले। तो ये जर्नी कैसी होती है? जैसे अगर हम इसको थोड़ा और अगर एलैबोरेट करें, तो आप भी जैसे नई जगहों पे जाते थे, आप नैनीताल जाते थे, तो आई एम श्योर आप भी कई नए लोगों से मिले होंगे और रिया भी कई नए लोगों से मिली। तो कितना डिफ़िकल्ट होता है या कितना आसान होता है किसी नए इंसान से एक इक्वेशन क्रिएट करना कि अच्छा मुझे इस पर ट्रस्ट है, मैं एक नई जगह पे हूँ, बट दिस पर्सन इज़ रिलायबल। देखिए, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं समाज में, लेकिन हमारी जो बचपन में सिखाई गई हमारी चीज़ें होती हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो रिया भले ही आज एक अच्छे पोस्ट पे है और वो एक खुले विचार की है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उसमें उसके जो बचपन में सिखाई गई, जो उसके माता पिता या उसके फैमिली जो सिखाते हैं, जो आज हमें भी सिखाई जाती हैं कि अगर हम कहीं बाहर निकलें तो अनजान व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए और जो कुछ दें वो खाना नहीं चाहिए। तो रिया के दिमाग में ही भी बेसिकली यही आया कि हमें एक स्टार्टिंग में कि एक लड़का है जो अनजान है, तो मैं उससे कैसे बात करूं, या अगर कोई हेल्प मुझे मिल रही है तो उसे कैसे लूँ। लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा बातें करती है, फिर थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है,
फिर एक ज़रूरी गैप मेंटेन करके वो उससे अगर कुछ हेल्प चाहिए होती है तो वो लेती है। धीरे धीरे वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो हम कहीं भी कभी भी जाते हैं, हम किसी नए स्कूल में जाते हैं या किसी नए कॉलेज में जाते हैं, तो हमारे जो फ्रेंड्स बनते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं कि हम स्टार्टिंग में थोड़ी बातें करते हैं, फिर धीरे धीरे जब हम और क्लोज होते हैं, थोड़ा ट्रस्ट बढ़ता है, तो वैसे ही हमारे फ्रेंड्स बनते हैं। तो वो एक प्रोसेस है और वो हर जगह लागू होता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर अब आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से अगर एक एडवाइस अगर दें कि जैसे आप नई जगह पे जा रहे हो, आप रह रहे हो, आप अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हैं, आपकी सेल्फ डिस्कवरी की जो जर्नी चल रही है वो है। अब ऐसे में कई बार आपको कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है और रिया ने भी किया था। तो अगर आपको अपने कैरेक्टर के थ्रू हमारे ऑडियंस को, आपके रीडर्स को अगर ये बताना हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए विद एन एग्जाम्पल अपनी किताब से, तो उसका कैसे सामना करना चाहिए बिना डरे, बिना घबराए? देखिए, इस किताब में एक शिवा की मासी का कैरेक्टर है। वो एक फेल्ड मैरिज का सामना वो करके वापस नैनीताल शिफ्ट होती हैं, जहाँ पे उन्हें कोई नहीं जानता है, और वो वहाँ पे उनका एक पुराना उनका पुश्तैनी घर रहता है, वो वहाँ पे वापस रहने आती हैं। तो काफ़ी कुछ सब कुछ उनका पीछे छूट चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को अपने दम पे इस्टेब्लिश करती हैं। और दिक्कतें आती हैं स्टार्टिंग में ऐसी। हमारा समाज ऐसा है कि हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और अकेले एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो ज़रूर हमें पीछे खींचता है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम दूसरों पे ध्यान ना देके खुद को ही काबिल बनाते रहें, और अगर कुछ गलतियां हमसे होती हैं और समाज अगर उसकी बुराइयां भी करता है, तो उस गलतियों पे हमेशा सोचना छोड़ के उसको सुधार के हम और आगे बढ़ें, तो एक अच्छा एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं। और वही जो कल हमें हमारी बुराइयां करते हैं वो आगे चल के हमारी अच्छाई जरूर करेंगे। बिल्कुल। वो शुरुआत में सबकी आदत होती है ना कि हाँ, अपने से आगे बढ़ते हुए देखने में लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो क्योंकि अब हम लखनऊ में बैठे हैं तो एक सवाल थोड़ा लखनऊ से रिलेटेड है। आपने अपनी किताब में एक मेंशन किया है, एंड आई रीड इट आउट, कि लखनऊ के लड़के इतने सीधे तो नहीं होते। आपका ऐसा ओपिनियन क्यों है लखनऊ के लड़कों को लेके? लखनऊ के लड़कों के लेके हमारे दिमाग में कोई गलत भावना नहीं है। बाकी काफ़ी अच्छे लड़के हमारे दोस्त हैं यहाँ पे। एक देखिए, मैंने रिया के कैरेक्टर के थ्रू ये बोला है, जब एक छोटे कस्बे की लड़की जब एक बड़े शहर के लड़के से मिलती है, तो आमतौर में उस लड़की के दिमाग में जो ख्याल रहते हैं, जो जब वो देखती है उसके कस्बे में उतनी आज़ादी नहीं है, लोग उतने आज़ादी से घूम फिर नहीं पाते, जहाँ उसे पता होता है कि बड़े शहर के लड़के आराम से घूमते हैं, टहलते हैं, और जो बेसिक थॉट्स रहते हैं, जो गॉसिप्स रहती हैं बड़े शहर के लड़कों को लेकर लड़कियों के बीच में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिया ने जो बोला है, अपने उसके दिमाग में जो थॉट है वो उसका तो ऐसा कोई लखनऊ वालों के केस कुछ नहीं है? कुछ नहीं। तो रजत जी, मूविंग ऑन, जो आपकी किताब है उसमें आपने फिलॉसफी के भी बहुत हेवी थीम्स यूज़ किए हैं, एंड ये एक लव स्टोरी है और उसमें फिलॉसफी है। जैसे कि आई थिंक आपकी कैरेक्टर रिया एक पॉइंट पे ये कहती है कि हमारे से जो अलावा, मतलब आई एम नॉट कोटिंग इट, बट बात यही थी कि हर इंसान को सामने वाले की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये जो और इसके अलावा भी कई और हेवी फिलोसफिकल थीम्स आपने यूज़ किए हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न था कि एक लव स्टोरी में फ़िलॉसफी को इंक्लूड करना? देखिए, फ़िलॉसफी में मेरी रुचि अच्छी है, और मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं फ़िलॉसफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ना पसंद करता हूँ, देखना पसंद करता हूँ। और आम तौर पे जब एक नया लेखक लिखता है तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उसकी किताबों में दिख जाता है। तो मैंने ऐसी कई जगह पे, जैसे आपने सेंटेंस यूज़ किया कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को कम देख, अपने प्रॉब्लम्स के बजाय नहीं दूसरे की खुशी देख के ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो आज की दुनिया में आप अगर ये देखेंगे, ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। आज हम इतने कनेक्टेड है जितना पहले कभी नहीं कनेक्टेड थे। तो आज अगर हो सकता है कि हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं और एक डिसेंट लाइफ हमारी चल रही हो, लेकिन अगर हम एक ऐसी लाइफ देखते हैं जो हमसे थोड़ी सी डिफरेंट हो सकता है वो अच्छी भी हो या ना ही अच्छी हो, हमसे थोड़ी सी भी डिफरेंट हो, लेकिन हम उस तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। तो कई बार हमें लगता है कि हमारे पास कोई दुख तो नहीं है, लेकिन हमें फील होता है कि हम दुखी हैं। हाँ। और यही कारण होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम परेशान रहते हैं, जबकि परेशानी असली में होती नहीं है कोई, लेकिन हम परेशान रहते हैं। एक सेंटेंस मैंने इसमें और यूज़ किया है कि कई बार मतलब ऐसा होता है, इंसान को खुद ही नहीं पता होता है कि उसे करना क्या है। तो आप अगर गौर करेंगी तो कई बार हमारे सपने हमारे उतने अपने होते भी नहीं है जितना हमें अपने लगते हैं। कई बार हम जिस सोसाइटी से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, हमारे सपने बस उसी का प्रतिबिंब होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक मारवाड़ी का लड़का है, वो शुरू से बिजनेस देखता हुआ आया है, तो उसका सपना रहेगा कि वो बड़ा होकर एक अच्छा बिजनेस बने।
एक अगर ऐसा लड़का है जो सर्विसेज से, जिसके फैमिली में और रिलेशन में गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग रहते हैं, तो कोशिश उसकी यही रहती है कि मैं अच्छा बड़ा होकर एक अच्छा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करूँ और गवर्नमेंट सर्विस में जाऊँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम वो सपने पा भी लेते हैं, लेकिन हमें उतनी खुशी होती नहीं है, क्योंकि वो सपने वाकई में अपने होते नहीं हैं। और उसके बाद भी इंसान ऐसा नहीं करता है कि वो खुद के अंदर झांके और एक बार उसे क्या महसूस हो रहा है वो देखे। कई बार ऐसा होता है कि फिर इंसान उन सपनों को अचीव करने के बाद फिर समाज के ही बताए हुए दूसरे सपनों को अचीव करने में निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे उसको लगता है कि खुशी मिलेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि कई बार होता है, इनफैक्ट अगेन मिडिल क्लास में तो बहुत होता है। हाँ। कि बताते हैं कि अच्छा ये कर लो तो हाँ। लाइफ बन जाएगी, ये कर लो तो लाइफ हाँ। बन जाएगी, और आपके खुद के घर वालों के अलावा तमाम रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, हाँ। फैमिली फ्रेंड्स हैं जो आपको ऐसे ही अनसोलिसिटेड एडवाइस हाँ। देते रहते हैं। ऐसे में आई थिंक कई बार इंसान थोड़ा भटक सा जाता है कि हाँ। एग्जैक्टली करे तो करे क्या। इंसान कई बार बातें मान भी लेता है और करने भी लगता है, कई बार उसको सफलता मिल भी जाती है, लेकिन फिर उसको वो खुशी नहीं मिलती है जो उसे एक्चुअली में होनी चाहिए, अगर इतनी मेहनत करके कुछ अचीव करता है। वो आई थिंक बस फाइनेंशियल कुशन मिल जाता है। हाँ, बस। बट जो इमोशनली और मेंटली इंसान जो खुश रहना चाहता है वो कहीं कहीं छूट जाता है। हाँ, वो इसी। तो क्या आपके लाइफ में भी कभी ऐसा कुछ हुआ था ऐसा? नहीं, मैं शुरू से मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा क्लियर था कि मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन बिजनेस की तरफ था, और मैंने बीटेक भी जब ज्वाइन किया था तो मैंने ऐसे ही बस कुछ सीखने के लिए ही, क्योंकि मैं फ्री था और कुछ मेरे ऊपर कुछ ऐसा वर्कलोड नहीं था, तो ऐसे ही मैंने मतलब बीटेक ज्वाइन किया था। उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरा यहाँ पे समय वेस्ट हो रहा है, और मैं जिस समय में मैं बीटेक ज्वाइन किया था उस समय में बीटेक का बहुत क्रेज था, और अगर ऐसा माना जाता था कि आपने 11th में मैथ्स लिया है तो एक ही डेस्टिनेशन है बीटेक, तो मैं भी उसी का शिकार था, और मुझे भी लगने लगा था कि नहीं, मैं बीटेक ही करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बीटेक ज्वाइन किया, फिर वो समय भी आया जब मुझे लगा कि नहीं और मैंने सही समय पे अपना कदम पीछे ले लिया, और मैंने अपने कुछ साल बचाए आगे वेस्ट होने से, और फिर मैं अपने घर पे आ गया था। ऐसे में फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये तो है। शुरू से ही मेरे फैमिली में कोई प्रेशर ऐसा था नहीं कि मुझे मतलब तुम्हें बीटेक करना है, आगे कुछ जॉब करना है। उन्हें मतलब कंडीशनिंग ऐसी ही थी कि मुझे वापस घर पे ही आना था, क्योंकि मेरा छोटा भाई जो है वो बाहर ही रहता था शुरू से, और उसकी काफ़ी अच्छी मतलब पढ़ाई में वो काफ़ी अच्छा था, और मैं भी एक एवरेज ही था, तो पढ़ाई को लेके मेरी कोई एक्सपेक्टेशन उतनी कुछ खास थी नहीं। मैं बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा ही काम करता था, तो वो पहले से ऑब्वियस था, तो इसलिए मैंने समय ज़्यादा वेस्ट नहीं किया। हम सबको अपने लाइफ में और इन जनरल हैप्पी एंडिंग बहुत पसंद आती है, और आपकी किताब में भी ये हैप्पी एंडिंग रिया और शिवा को मिली है। तो अगर हम इस हैप्पी एंडिंग को भी एक बेस बनाएं और एक इन जनरल आपसे ये पूछें कि जो हमारे रीडर्स हैं उनको आपकी ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, अगर आपने ये कहानी पढ़ी होगी तो आपको ये कहानी इतनी भी सीधी लगी नहीं होगी कि एक लड़की है जो एक सफ़र पे निकलती है और अचानक उसे एक लड़का मिल जाता है, फिर दोनों साथ में घूमने का फैसला करते हैं, फिर दोनों में प्यार हो जाता है, फिर दोनों शादी कर लेते हैं। इस कहानी में सीखने को बहुत कुछ है। जब रिया शिवा से मिलती है पहली बार, तो शिवा एक अपनी दुनिया में रहता है, वो जोया के साथ और अपनी फैमिली के साथ एक अलग सिचुएशन में फंसा होता है। रिया एक अपनी अलग दुनिया में रहती है, और स्टोरी में आपको इसमें मनोरंजन के साथ साथ आपको इस कहानी का हर एक कैरेक्टर कुछ ना कुछ सिखाता है। आप इस कहानी के हर कैरेक्टर से, आप जैसे शिवा से सीख सकते हैं कि आप मुश्किल समय में जब आपकी दुनिया एकदम पलट गई हो, तब आप अपने आप को कैसे इकट्ठा करके और कैसे एक अच्छी ज़िंदगी आगे जी सकते हैं। रिया का कैरेक्टर आपको इसमें सिखाता है कि आप कैसे अपनी आज़ादी का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे सही समय पर सही फैसले ले सकते हैं। इसमें एक शिवा की मौसी का कैरेक्टर है जो एक फेल्ड मैरिज का शिकार रहती हैं, उसके बाद भी वो अपने आप को अच्छे से कलेक्ट करके और एक अच्छी इंडिपेंडेंट लाइफ जीती हैं और जोया का अच्छे से साथ देती हैं। तो इस कहानी में मनोरंजन के साथ साथ सीखने के लिए भी एक रीडर के लिए बहुत कुछ है, तो मुझे लगता है ये कहानी एक बार जरूर। और हर कैरेक्टर की अपनी एक अलग कहानी एक अलग स्टोरी है, एक अलग लर्निंग है। हाँ। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल, शादी को लेके आपके बड़े कॉम्प्लेक्स व्यूज़ हैं। विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग, आप अपनी तरफ से बताइए कि एग्जैक्टली जो आपने कॉम्प्लेक्सिटी एक प्रेजेंट की है अपनी किताब में, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, शादी मैं ऐसा कुछ किसी एक, जैसे ये लव मैरिज हो गई या अरेंज मैरिज, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ। मैरिज अगर कोई लव मैरिज भी करता है तो वो भी कई बार अनसक्सेसफुल होती है, और कई बार अरेंज मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। करेक्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि जो एक बॉन्ड होता है एक लड़के और लड़की के बीच में, वो समझ का होता है।
अगर आप शुरू से साथ में हैं, कंपेटिबल हैं, आप अगर लव मैरिज कर रहे हैं तो वो कई बार चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अच्छे चले जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस हमें रहती हैं कुछ जो शादी के पहले एक लड़की एक्सपेक्ट करती है, एक लड़का एक्सपेक्ट करता है, और चीज़ें थोड़ा सा ड्रामेटिकल रहती हैं शादी के पहले, कभी कभार मिलना रहता है और उसमें हम कुछ ज़्यादा कर जाते हैं, और शादी के बाद ऐसा होता है कि हम हमेशा ही साथ रहते हैं तो उस समय हम उस तरीके से नहीं दे पाते हैं और काफ़ी चीज़ें उसमें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। अरेंज मैरिज में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम ध्यान से अरेंज मैरिज को देखें तो हमें एक नए इंसान को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। अगर हम शुरू से हमारी थॉट प्रोसेस अच्छी है और हम मतलब साथ में अच्छे से अगर कंपेटिबल होकर रहना चाहते हैं तो हम आराम से रह लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हमें समाज के द्वारा ही मिली होती हैं, तो उससे हम कई बार भटक जाते हैं और वो नतीजा होता है फेल्ड मैरिज का। और एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है ये। मैंने पर्सनली कई लोगों की ज़िंदगी इससे बिगड़ती हुई देखी है शादी से, तो मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है। इनफैक्ट अगर साथ में एक ट्यूनिंग बन गई, कंपैटिबिलिटी है, एक अंडरस्टैंडिंग है, तभी कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो मैरिज हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही वो चीज़ आगे बढ़ती है एंड सक्सेसफुल रहती है। तो चलिए रजत जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए। और आपकी किताब काफ़ी अच्छे से लिखी है एंड हमारे व्यूअर्स से हम यही कहेंगे कि अगर आपको इनकी किताब एक अनोखी दास्तां पढ़नी है तो ऑनलाइन ये कई प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। अपनी कॉपी खरीदिए और पढ़िए, और आप भी समझिए कि कैसे लव, इमोशंस और रिलेशनशिप्स में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है और कैसे उनको थोड़ा उनके बारे में उन पे वर्क करके, उनको समझ के आप अपनी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।